बाहर बेल। न्यूज़पेपर में उमर के बारे में कोई खबर है? हाँ, नानू ने मज़ीद कुछ कहे बगैर वो सफ़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उमर ने ये सब क्यों किया? वो जैसे हैरत से चीख उठी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उमर भी ये सब कर सकता है। खबर पढ़कर उसके चेहरे पर बेयकीनी उभर आई थी। रात को उमर के आने तक वो दोनों फिक्रमंदी के आलम में वहाँ बैठी उसी के बारे में बात करती रहीं, मगर जब वो आया तो उसके चेहरे के तासुरात ने इन दोनों को हैरान किया। खिलाफ तवक्को वो बहुत पुरसुकून और मुतमईन नज़र आ रहा था। खाने की मेज़ पर वो नानू से मुख्तलिफ डिशेस को डिस्कस करता रहा। अलीज़ा उसके चेहरे को गौर से देखती रही। वो हमेशा की तरह बड़े इत्मीनान से अपने आप को छुपाए हुए था। उसके चेहरे से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो किस किस्म की मुश्किल या परेशानी से दो चार था। खाने के बाद वो तीनों कॉफ़ी पीने लाउंज में बैठ गए और तब नानू ने खुद बात शुरू की। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? आपके बेटे के लिए किया, उसने एक लम्हे के तवक़्क़ुफ़ के बाद कहा। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ इस वक्त कॉफ़ी के सिप लेते हुए ये मशवरा देना बहुत आसान है ग्रैनी, मगर जब आप टीवी लाउंज के बजाय एम्बेसी के ऑफिस में बैठे हों और आपका बॉस, जो आपका बाप भी हो, वो आपसे ये कहे कि इस फाइल की एक कॉपी किसी ऐसे शख्स को दे दो जो सिक्योरिटी रिस्क हो, तो आप इनकार नहीं कर सकते। आप किस तरह एतराज़ कर सकते हैं? ये कहेंगे कि मैं नहीं दूंगा या अपनी हुब्बुल वतनी के बारे में कोई तकरीर शुरू कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप इस ऑफिस में कितनी देर और दिन बैठ सकते हैं जहाँ के चपरासी से लेकर एम्बेसडर तक सब एक जैसे हों? जहांगीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नाना ने अफसरदगी से कहा। ये जुमला आपने 25 साल देर से कहा। 25 साल पहले आप अपने बेटे को ये बात कह देती तो शायद वो चंद लम्हे सोचता कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मगर अब 25 साल बाद उसके लिए ये एक बेमानी जुमला है। इन फाइल्स के बदले मेरे बाप के पास इतने डॉलर्स आ गए हैं कि उनसे ख़रीदी जाने वाली चीज़ें किसी भी रिश्ते से ज़्यादा महंगी होती हैं। अलीज़ा को अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसकी बात ज़्यादा तल्ख़ थी या वो काफ़ी जो वो अपने अंदर उंडेल रही थी। अब क्या होगा? नाना ने उसकी बात के जवाब में कहा। पता नहीं, उमर ने कंधे उचकाए। बस मेरे पास पापा के खिलाफ जो भी पेपर्स हैं, मैं भी उन्हें प्रेस के ज़रिए सामने ला रहा हूँ। पापा ने मुझे डुबोने की कोशिश की, मैं उन्हें डुबोने की कोशिश करूँगा। उसके लहजे में अजीब सर्द महरी थी। टीवी पर 9 बजे का न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो चुका था। वो अब कॉफ़ी पीने के साथ खबरों की तरफ मुतवज्जह था। और तुम्हारा क्या होगा? नानू उसके लिए फ़िक्रमंद थी। मेरा? वो हंसा। कुछ भी नहीं, चंद हफ्ते या महीने मुअत्तल रहूँगा, फिर दोबारा पोस्टिंग मिल जाएगी। अलबत्ता रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। हाँ, मगर पापा को ख़ासे फ़ायदे हासिल होंगे इन खबरों और मेरी सस्पेंशन से। वो वाकई बहुत खुशकिस्मत आदमी है। ट्रम्प कार्ड हमेशा उन्हीं के हाथ रहता है। वो टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमाए कह रहा था। आज कराची में कुछ नामालूम हमला आवरों ने मारूफ सहाफ़ी शहबाज मुनीर को इस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो अपने ऑफिस में थे। मकतूल एक सफ़ अव्वल के इंग्लिश अखबार के एडिटर थे। हमला आवर जाने से पहले उनके ऑफिस में मौजूद तमाम दस्तावेज़ात को आग लगा के पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आला और गवर्नर ने इस हादसे पर दिली अफसोस। ये एक तो रोज़ रोज़ के कत्ल, पता नहीं हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को ठीक क्यों नहीं कर पाती। नानू की बड़बड़ाहट ने अलीज़ा की सोचों का तसलसल तोड़ दिया। टीवी पर अब न्यूज़ कास्टर कोई और खबर पढ़ रही थी। तुम्हें क्या हुआ है उमर? अलीज़ा ने नानू की आवाज़ पर चौंक कर उमर को देखा। वो होंठ भींचे जर्द चेहरे के साथ सोफे की पूछ से टेक लगाए हुए था। उमर उसका चेहरा देखने लगा। आप करेंगे मुझसे शादी? अलीज़ा का अंदाज इस बार पहले से भी ज़्यादा उखड़ा था। उमर एकदम हंस पड़ा। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। और आपने ऐसा सोचा भी क्यों कि मैं आपसे इस बारे में मजाक करूँगी? उमर की मुस्कुराहट गायब हो गई। बताएं, आप करेंगे मुझसे शादी? वो उसी संजीदगी के साथ पूछ रही थी। आप खामोश क्यों हैं? हर सवाल का जवाब ज़रूरी होता है क्या? हाँ, ज़रूरी होता है। कम अज़ कम इस सवाल का जवाब जो आपसे पूछ रही हूँ। उमर उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसने मुस्तहकम अंदाज में कहा, नहीं,
علیزہ کی رنگت متغیر ہوئی، پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتی تھی آپ کا جواب یہی ہوگا۔ میں اتنے ہفتوں سے یہی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ذوالقرنین نے آخر مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا۔ کوئی تو ایسی خامی ہوگی مجھ میں کہ اس نے مجھے صرف ٹائم پاس سمجھا، مجھ سے مستقل تعلق نہیں جوڑا، اور میں نے خودکشی سوچے سمجھے بغیر نہیں کرنا چاہی۔ میں نے سب کچھ سوچ کر وہ پلز لی تھی۔ آپ جب سے یہاں آئے ہیں مجھے یہی بتاتے رہے تھے کہ میں بالکل نارمل ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھ میں بہت ساری کوالٹیز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ میں ذوالقرنین میں زیادہ فرق نہیں ہے، وہ بھی مجھ سے یہی سب کہتا رہتا تھا، بس آپ نے اس کی طرح مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا۔ اس نے کہا علیزہ، عمر نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے بات کرنے دیں، روکے نہیں۔ مجھ میں کوئی ایسی خامی تو ہوگی جس کو کور کرنے کے لیے آپ اور ذوالقرنین میری آنکھوں پر سب اچھا ہے کہ پٹی باندھتے رہے۔ ایسا نہیں ہے، عمر نے مدھم آواز میں کہا۔ ایسا ہے، مجھے کچھ تو اب نارمل ہے، کوئی کمی تو ہے۔ تم میں ٹین ایج امپلسونیس کے علاوہ اور کوئی خامی نہیں ہے۔ عمر نے جیسے اسے یقین دلانا چاہا۔ لوگوں کو میرے بارے میں بات کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ عمر کی بات سنے بغیر بولتی گئی، چاہے وہ آپ ہوں یا پھر نانو، نانا، ہر ایک نے زندگی کا مقصد علیزہ پر تبصرہ کرنا بنا لیا ہے۔ عمر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس سب سے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہیں ہم لوگوں سے شکایتیں ہیں؟ عمر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، وہ حد درجہ بیزار نظر آئی۔ تم کچھ عرصے کے لیے اپنے پیرنٹس میں سے کسی کے پاس چلی جاؤ۔ کیوں جاؤں؟ وہ یکدم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا، خود کو بہتر محسوس کرو گی تم۔ پیرنٹس کے پاس جا کر خود کو بہتر محسوس کروں گی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر مجھے اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں تو میں بھی انہیں اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں۔ میں دوبارہ کبھی ان دونوں سے ملنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس مت جاؤ، کہیں اور چلی جاؤ، گرینی کے ساتھ۔ مجھے نانو کے ساتھ بھی کہیں نہیں جانا۔ گرینڈ پا کے ساتھ چلی جاؤ، ان کے ساتھ بھی نہیں جانا۔ اکیلے جانا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں پتہ۔ بار بار ایسے نہ کہیں۔ وہ اب اس سے الجھ رہی تھی۔ کیا پرابلم ہے علیزہ؟ کیوں اس طرح کر رہی ہو؟ آپ میں سے کوئی بھی میری پرابلمز کا اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ میں سے کوئی علیزہ سکندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی تمہارے پرابلمز کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہم علیزہ سکندر نہیں ہیں، مگر تم خود اپنے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم نے یہ سوچا ہے؟ میں جو بھی کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ تم ٹھیک نہیں کر رہی، تم اپنی زندگی اور خود کو ضائع کر رہی ہو۔ اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو مجھے کرنے دے۔ 4-5 سال بعد تم کہاں کھڑی ہوگی؟ کہ تم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ عمر کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا۔ کیا ضروری ہے کہ میں 4 سال کے بعد بھی زندہ رہوں؟ اتنی زیادہ زندگی مجھے کیا کرنی ہے؟ عمر چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ یہ زیادہ زندگی ہے؟ زیادہ، بہت زیادہ۔ پچھلے 18 سال سے میں بالکل اکیلی ہوں۔ کیا میری کسی کو ضرورت ہے؟ میرے پیرنٹس کو؟ نہیں، وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ نانو اور نانا کو؟ نہیں، ان کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں۔ شہلا کے پاس بھی اور بہت سے فرینڈس ہیں۔ ہر شخص کے پاس میرا نعم البدل ہے۔ پھر میری کیا ضرورت ہے؟ وہ پھر اسی ذہنی انتشار کا شکار نظر آنے لگی۔ تمہاری زندگی میں یہ میننگ لیسنس اس لیے ہے کیونکہ تم اپنی زندگی کو سوچے سمجھے بغیر گزارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زندگی کو پازیٹیو طریقے سے دیکھو گی تو دنیا کے اسٹیج پر تمہیں اپنی زندگی نظر آ جائے گی، مگر نیگیٹو طریقے سے دیکھو گی تو تم خود کو کہیں بھی دیکھ نہیں سکو گی۔ عمر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ علیزہ پلکیں جھپکے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں ایک بہت لمبی اور اچھی زندگی گزارنی ہے، پرسکون اور بامقصد زندگی۔ عمر بولتا رہا۔ کس کس کے لیے روتی رہو گی اور کب تک؟ پھر ایک دن تو تمہیں چپ ہونا ہی ہے، مگر تب تم اتنا وقت ضائع کر چکی ہوگی کہ تم کہیں بھی کھڑی نہیں ہو پاؤ گی۔ ذہنی طور پر تم ایک اندھی گلی کے آخری سرے پر ہوگی۔ تب واپسی کا راستہ تم بھول چکی ہوگی اور تمہارے آگے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پھر تم کیا کرو گی؟ علیزہ اب بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ ایک انتہائی عجیب انسان ہیں۔ وہ علیزہ سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ مجھے وہ چیزیں سکھانا چاہتے ہیں جو خود آپ کو نہیں آتی۔ عمر ساکت رہا۔
زندگی کے اسٹیج پر آپ کی جگہ کہاں ہے؟ کیا آپ خود یہ جانتے ہیں؟ عمر کچھ بول نہیں سکا۔ علیزہ اب جیسے اسے کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ مجھے آپ پر کتنا ترس آتا ہے۔ عمر کا چہرہ سرخ ہوا۔ کتنی ہمدردی محسوس ہوتی ہے آپ کے لیے۔ وہ انتہائی بے رحمی سے اس کی شخصیت کی پرتیں اتار رہی تھی۔ آپ اور میں دونوں زندگی میں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ کو خود کو چھپانا آتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ عمر کو وہ یکدم بہت میچور لگی۔ وہ اس کی بات میں مداخلت کیے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ نے خود ہر چیز کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ کس چیز کے ساتھ؟ اپنے پیرنٹس کی علیحدگی کے ساتھ۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ علیزہ کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اور آپ چاہتے ہیں میں یہ بھول جاؤں کہ میرے پیرنٹس اپنی الگ دنیا بسا چکے ہیں؟ وہ اب اسے تکلیف پہنچانا چاہتی تھی۔ آپ 10 سال کے تھے جب آپ کے پیرنٹس میں طلاق ہوئی۔ کیا آپ نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا؟ کیا آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوا؟ وہ اب اس کو چیلنج کر رہی تھی۔ پھر جہانگیر انکل کو ناپسند کیوں کرتے ہیں آپ؟ اپنی ممی کی شکل دیکھنے پر تیار کیوں نہیں؟ اپنے سوتیلے بہن بھائی کا بھی کبھی نام تک نہیں لیا آپ نے۔ کیا تم مجھ سے یہ سب کچھ جاننا چاہتی ہو علیزہ؟ عمر کا لہجہ پرسکون تھا۔ علیزہ چڑ گئی۔ سچ، صرف سچ، وہ سچ جو آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ سچ یہ ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہے۔ سچ یہ ہے کہ میں آج تک ان دونوں کو معاف نہیں کر سکا۔ سچ یہ ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی کی بھی عزت نہیں کرتا۔ سچ یہ ہے کہ میرے سوتیلے بہن بھائی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ سچ یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچ یہ ہے کہ 16 سال پہلے ان دونوں کے درمیان ہونے والی علیحدگی کی یاد ابھی بھی ایک گرم سلاخ کی طرح میرے وجود میں اتر جاتی ہے۔ وہ اب بولتا جا رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری طرح مجھے بھی دنیا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ خود غرض کوئی نہیں لگتا۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری طرح میں بھی بہت عرصہ یہ سب کچھ بھلانے کے لیے ایک سائیکالوجسٹ کے زیر علاج رہا۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری طرح میں نے ایک بار سلیپنگ پلز کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ سچ یہ ہے کہ اب بھی تمہاری طرح مجھے بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ اور سچ یہ بھی ہے کہ اس سب کے باوجود اب میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا اتنا سچ کافی ہے یا تم کچھ اور بھی سننا چاہتی ہو؟ اس کا چہرہ یہ سب بتاتے ہوئے اتنا بے تاثر اور لہجہ اتنا مطمئن تھا کہ علیزہ کو یوں لگا جیسے وہ اپنے بارے میں بات کر کے بجائے دوسرے کے بارے میں بات کر رہا ہو، یا پھر کسی ایکٹ کے ڈائلاگ اسکرپٹ دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں تمہیں صرف تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس راستے سے پہلے گزر چکا ہوں، جانتا ہوں کہاں گڑھا ہے، کہاں پتھر، کہاں پیر زخمی ہو سکتے ہیں، کہاں گھٹنوں کے بل گرنے کا خدشہ ہے، اور میں چاہتا ہوں تم اس راستے سے گزرتے ہوئے وہاں ٹھوکر نہ کھاؤ جہاں میں کھا چکا ہوں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ ہم لوسٹ جنریشن ہیں علیزہ۔ ہمارے پیچھے کیا تھا ہم بھلانا چاہتے ہیں، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے ہے۔ اسے عمر کی آواز میں افسردگی محسوس ہوئی۔ ہم بڑے گھروں میں رہتے ہیں، زندگی میں ان آسائشات سے محفوظ ہوتے ہیں جو اس ملک کی 98% آبادی کے پاس نہیں ہیں۔ شاندار لباس سے لے کر بہترین اداروں میں ملنے والی تعلیم تک کوئی بھی چیز ہماری رسائی سے باہر نہیں ہوئی، لیکن جب سوال رشتوں کا آتا ہے تو ہمارے چاروں طرف ایسی تاریکی چھا جاتی ہے جس میں کچھ بھی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس زندگی سے باہر بھی کچھ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا مقدر یہی ہے کہ ہم انہی رشتوں کے ساتھ رہیں جو ہمیں مصنوعی لگتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا۔ دنیا کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جسے کھول کر ہم اس سے باہر نکل جائیں۔ اس نے علیزہ کا جملہ دہرایا، یا علیزہ نے سر جھکا لیا۔ دنیا کی صرف کھڑکیاں ہوتی ہیں جس سے ہم باہر جھانک سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کھڑکیاں دنیا سے باہر کے منظر دکھاتی ہیں، بعض دفعہ یہ اپنے اندر کے منظر دکھانے لگتی ہیں، مگر رہائی اور فرار میں کبھی مدد نہیں دیتی۔ وہ جیسے فلسفہ بول رہا تھا۔ علیزہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے عمر کو اس طرح کی باتیں پہلے کرتے نہیں سنا تھا۔ زندگی ذوالقرنین سے شروع ہوتی ہے، نہ اس پر ختم ہوتی ہے۔ ذوالقرنین تمہارے لیے وہ تجربہ ہے جس پر کبھی تم بہت ہنسو گی، یہ سوچ کر کہ کیا تم اس شخص کے لیے خودکشی کر رہی تھی۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔
ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा देती है। वो अब लापरवाही से कह रहा था, इंसान चीज़ें नहीं होते। आपने किसी से मोहब्बत की है या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि आपको किसी ने मेरी तरह रिजेक्ट नहीं किया होगा। इस तरह किसी ने आपके एहसासात का मजाक नहीं उड़ाया होगा, जैसा जुल्करनैन ने मेरे साथ किया। उमर उसकी बात पर बेइख्तियार हंसा। ये गलतफहमी दूर कर लो अलीज़ा, मुझे किस किस तरह और कितनी दफ़ा रिजेक्ट किया गया है उसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका अंदाज़ा खुद मुझे भी नहीं है। रिजेक्शन इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। कभी हम किसी को रिजेक्ट करते हैं, फिर कोई हमें रिजेक्ट कर देता है। इस चीज़ के बारे में इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? उसे तो बहुत नॉर्मल लेना चाहिए। तुम्हें किसी दिन बताऊंगा कि मुझे कितनी दफ़ा रिजेक्ट किया गया। वो अब बिल्कुल नॉन सीरियस नजर आ रहा था। यूँ लग रहा था जैसे अब वो अलीज़ा के साथ होने वाली गुफ्तगू से महफूज हो रहा हो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि आज से 5 साल बाद जुल्करनैन और मेरे जैसे बहुत से तुम्हारे लिए लाइन में लगे होंगे, और तब तुम कहोगी, नहीं, इस किस्म के लोग नहीं चाहिए मुझे। इनसे बेहतर चीज़ होनी चाहिए, जिसे दुकान पर जूता पसंद करते हुए कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे। वो किसका मजाक उड़ा रहा था अलीज़ा अंदाज़ा नहीं कर सकी। और अलीज़ा सिकंदर का शौहर एक बड़ा खुशकिस्मत शख्स होगा। उसने बच्चों की तरह सर उठाकर देखा। उमर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उमर जहांगीर की बीवी भी एक बहुत खुशकिस्मत लड़की होगी, उसने कुछ चहकते हुए कहा। नहीं, उमर जहांगीर की कोई बीवी कभी नहीं होगी, क्योंकि मुझे शादी में सिरे से कोई दिलचस्पी नहीं है, उमर ने लापरवाही से कहा। क्यों? बस वैसे ही। मुझे ये आज़ादी अच्छी लगती है। बीवी से खासे मसाइल पैदा हो जाते हैं, और मेरे पास मसाइल की पहले भी कमी नहीं है। ये तो बड़ी फजूल बात है। अलीज़ा को उसकी राय पर एतराज़ हुआ। नहीं, फजूल बात नहीं है, हकीकत है। मैं किसी की जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकता, और बीवी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहरहाल इस मौजू पर दोबारा कभी बात करेंगे। फ़िलहाल तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। उसने बात का मौजू बदल दिया। अलीज़ा को एक धचका लगा। क्यों? इंटरव्यू दे चुका हूँ। मैं अब रिज़ल्ट का इंतज़ार करने के अलावा कोई और काम नहीं है मुझे, और रिज़ल्ट में चंद माह लग जाएंगे। फिर ट्रेनिंग शुरू होते होते 7-8 माह तो लग ही जाएंगे, और इतना लंबा अरसा मैं यहाँ तो नहीं रह सकता। वापस जाकर सुकून से कुछ वक्त गुजारूंगा। वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं। हो सकता है चंद माह के लिए स्पेन चला जाऊँ या फिर इंग्लैंड, लेकिन कुछ चेंज चाहता हूँ। पाकिस्तान में इतने माह एक ही तरह की रूटीन से तंग आ गया हूँ। उसने तफसील से अपना प्रोग्राम बताते हुए कहा। आप मत जाएं। क्यों भाई, क्यों ना जाऊं? तुम्हें याद है जब मैं यहाँ आता था तो शुरू में तुम मुझे रखना नहीं चाहती थी? उमर ने उसे याद दिलाया। वो कुछ खजल सी हो गई। तब और बात थी, अब क्या है? अब मुझे आपके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा आपको यहाँ रहना देखकर। मुझे वापस आना ही है, बस कुछ माह की बात है। फिर यहीं लाहौर में ट्रेनिंग होगी, और मैं लाहौर में ही हूँगा। उन्होंने उसे तसल्ली दी। मैं आपको बहुत मिस करूँगी। मेरे लिए बड़े एहसास की बात है ये कि अलीज़ा सिकंदर मुझे मिस करेगी। मैं सीरियस हूँ। अगर तुम साइकोलॉजिस्ट से दोबारा इलाज शुरू करवाओ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। मैं इलाज करवाऊँगी, अलीज़ा ने बिला तवक्कुफ़ कहा। ठीक है, फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। उमर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़ा ने कुछ बेचैन अंदाज में उससे हाथ मिलाया। तो कल हम दोबारा पहले वाली अलीज़ा से मिलेंगे, ठीक है ना? उमर ने उठते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी। क्रिस्टी को तुम्हारे कमरे में छोड़ दूँ? उमर ने जाते जाते पूछा। नहीं, मैं खुद उसे ले आती हूँ। अलीज़ा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। नानू की बात का जवाब देने की बजाय उमर ने अपने सामने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल उठा लिया। वो अब कोई नंबर मिला रहा था। अलीज़ा ने नानू को देखा। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उमर को देख रही थी। इस खबर पर उमर का रद्द-ए-अमल उनके लिए गैर मामूली और हैरानकुन था। वो बार बार मोबाइल पर कुछ नंबर डायल कर रहा था, मगर शायद राब्ता कायम नहीं हो पा रहा था। अब उसके चेहरे पर झुंझलाहट नजर आने लगी। मोबाइल बंद करके उसने तकरीबन उसे सेंटर टेबल पर फेंक दिया, जो वहाँ से फिसलता हुआ नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। अब वो लाउंज में मौजूद टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा और नानो खामोशी से उसकी सरगर्मियाँ देखती रहीं। अंकल अयाज से बात करवाओ, वो अब फ़ोन पर बड़ी दुरुस्ती के साथ किसी से कह रहा था। आप कौन हैं? दूसरी तरफ से उसे यकीनन यही पूछा गया था, जिसके जवाब में उसने कहा, मैं उमर जहांगीर हूँ, उनका भतीजा। अलीज़ा ने यकदम उसके चेहरे को सुर्ख होते देखा। बात नहीं करना चाहते वो मुझसे?
फ़ोन तो तुम उन्हें, वो अब बुलंद आवाज़ से किसी से कह रहा था। मैं उन्हें फ़ोन नहीं दे सकता, वो आपसे बात करना नहीं चाहते। अलबत्ता आपके लिए उनका एक पैगाम है। दूसरी तरफ से उसे इत्तला दी गई। क्या पैगाम है? उसके माथे पर बल आ गए। वो कल लाहौर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप कल लाहौर में ही रहें, वापस ना जाएं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे अभी और इसी वक्त बात करना चाहता हूँ। उमर ने पैगाम सुनने के बाद कहा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? वो इस वक्त मसरूफ़ हैं। मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँगा। वो तब भी मसरूफ़ होंगे। क्या वो सारी रात ही मसरूफ़ रहेंगे? उमर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हो सकता है। उमर ने फ़ोन पटक दिया। उसके फ़ोन रखते ही नाना ने उसे मुखातिब किया। क्या परेशानी है उमर तुम्हें? कोई परेशानी नहीं है, उसने उसी झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। अयाज को क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? उमर ने उनके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। लीजा ने उमर के चेहरे पर पहली बार थकन देखी। अंकल अयाज ने शहबाज का कत्ल करवाया है, लीजा ने कुछ देर बाद उसे कहते सुना। क्या कह रहे हो तुम? कौन शहबाज? नानू के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आपने अभी टीवी पर जिस जर्नलिस्ट के कत्ल की खबर सुनी है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मगर मगर अयाज क्यों किसी को कत्ल करवाएगा? शहबाज दोस्त था मेरा। मैंने पापा के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स उसको आज ही फैक्स किए थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था अंकल अयाज इतनी आसानी से और इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। नहीं, अयाज इतनी सी बात पर किसी को कत्ल नहीं करवा सकता। वो तो कत्ल करवा ही नहीं सकता। नानू को उमर की बात पर यकीन नहीं आया। आपके बेटे ब्यूरोक्रेसी में ऐसे गैंग लीडर हैं जो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उमर के लहजे में तलखी थी। कराची के हालात वैसे ही ख़राब हैं। वहाँ अखबारात के दफातर पर हमले रोज़ का मामूल हैं। ये भी ऐसा ही कोई हमला होगा। नानू ने उमर की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की। अखबारात के दफातर लाहौर में भी हों और वो सच छापने की कोशिश करेंगे तो उन पर भी इसी तरह हमले होंगे। उनके एडिटर्स को इसी तरह कत्ल किया जाता रहेगा। यहाँ बात कराची और लाहौर की नहीं है, सिर्फ अपने चेहरे पर चढ़े हुए मास्क को उतारने से बचाने की है। फिर भी अयाज ऐसा नहीं कर सकता। उसे क्या ज़रूरत है ख्वामख्वाह किसी को कत्ल करवाने की? सारा झगड़ा तो तुम्हारा और जहांगीर का है। वो खुद को तुम दोनों के झगड़े में क्यों इन्वॉल्व करता? ये काम किसी एजेंसी के आदमियों का है। इतनी दीदा दिलेरी से सिर्फ वही शहबाज के दफ्तर को आग लगा सकते हैं। और अंकल अयाज इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री में हैं। ऐसी गुंडागर्दी वही करवा सकते हैं। हो सकता है उन्होंने पापा के कहने पर ही शहबाज को कत्ल करवाया हो, मगर शहबाज को ट्रेस आउट सिर्फ अंकल अयाज ही करवा सकते हैं। और शायद वो इस वक्त ये काम करवा चुके थे जब उन्होंने फ़ोन पर मुझसे बात की थी। पापा को अंदाज़ा होगा कि अखबार में मेरे बारे में ये सब कुछ आने पर मेरा फौरी रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसलिए वो पहले ही शहबाज मुनीर को ट्रेस आउट किए बैठे थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं उनके समझाने पर बाज नहीं आऊँगा और जब वो ये भी जान गए कि डॉक्यूमेंट्स शहबाज तक पहुँच चुके हैं, तो उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर उसे मार दिया। मुझे अगर अंकल से बात करते हुए ज़रा बराबर भी शक हो जाता कि वो शहबाज के बारे में जानते हैं, तो मैं कभी शहबाज को वो डॉक्यूमेंट्स न देता या कुछ दिन इंतज़ार कर लेता। उसकी आवाज़ में पछतावा था। तुम वक्त से पहले नताइज अखाज़ कर लेते हो। इतनी बदगुमानी ठीक नहीं होती, और वो भी अपने बाप और अंकल के बारे में। नानू को उसकी बात पर अब भी यकीन नहीं था। उनका ख्याल था उमर जज्बाती होकर सोच रहा है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। ग्रैनी, मैं अपने ख़ानदान को आपसे बेहतर जानता हूँ। आप सिर्फ माँ बनकर सोचती हैं। आपको पापा और अंकल अयाज किसी भी दूसरे अंकल की कोई कमी नज़र नहीं आती, ना आज ना ही आइंदा कभी। मगर उमर, नाना ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उमर ने उनकी बात काट दी। अंकल कल लाहौर आ रहे हैं। यहीं आपके सामने मेरी उनके साथ मुलाकात होगी। आप देख लीजिएगा आपका बेटा कितना मासूम है। उमर ने जैसे बात ख़त्म कर दी। लाउंज में अब मुकम्मल खामोशी थी। वहाँ बैठे हुए तीनों किरदार जैसे अपनी अपनी सोच में गुम थे। तुम आज रात यहीं रुकोगे? नानू ने एक लंबे वक्फे के बाद इस खामोशी को तोड़ा। हाँ, उमर ने मुख्तसरन जवाब दिया। अलीज़ा, उमर का कमरा खुलवा दो। एक बार खुद भी देख लो, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। नानू ने इस बार अलीज़ा को मुखातिब किया। वो कुछ कहे बगैर कॉफ़ी के मग समेत वहाँ से उठ गई।